बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परसेंटेज मेथड डिस्कस किया था कि परसेंटेज मेथड के ज़रिए से कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को, यानी कुल खर्च का तरीका, और इसके बाद अगले लेक्चर में मैथमेटिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. In this method, we see the influence of change in the price of a commodity and total expenditure of consumer made on that commodity. इस तरीका में ये देखा जाता है कि किसी शय की कीमत में तब्दीली से उस शय पर सारफ की तरफ से किए जाने वाला जो खर्च है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी इफ़ विद चेंज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू यूनिटी। अगर कीमत में कमी या इजाफे से सारफ का उस चीज़ पे जो कुल खर्च है वो उतना ही रहे जितना वो पहले कर रहा था, तो इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नाम देते हैं। अगर शय की कीमत तब्दील होने से सारफ का कुल खर्च तब्दील ना हो तो तलब की लचक इकाई के बराबर कहलाती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी को हम अब एक्सप्लेन करेंगे टेबल की मदद से। सबसे पहले कीमत, फिर क्वांटिटी डिमांडेड, फिर टोटल एक्सपेंडिचर लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं कि किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये है तो उस चीज़ के हम 5 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूमर का इसके ऊपर 50 रुपये खर्च आएगा, यानी प्राइस को और क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो उस चीज़ के ऊपर टोटल खर्च हो रही है। अगर कीमत 10 रुपये से कम होकर 5 रुपये रह जाए तो क्वांटिटी डिमांड 5 से बढ़कर 10 हो जाए तो भी टोटल एक्सपेंडिचर उतना ही रहेगा। डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर कीमत की तब्दीली से सारफ के कुल खर्च पे कोई फ़र्क ना पड़े, कोई चेंज ना आए, यानी टोटल एक्सपेंडिचर पहले जितना ही रहे, तो ये ज़ाहिर करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी को। अब इसी टेबल की एक्सप्लेनेशन हम डायग्राम की मदद से देखेंगे और एक तरफ हम एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे, फिर वाई एक्सिस ड्रा करेंगे और एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस रखेंगे। ये ओरिजिन है तो ओरिजिन को हम 0 रखते हैं और डिमांड में पहली वैल्यू 5, दूसरी 10 है तो 0 के बाद हम 5 मेजर करेंगे, फिर उसके बाद 10 मेजर करेंगे। इसी तरह प्राइस भी मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 है तो 0 के बाद हम 5 प्राइस को मेजर करेंगे, फिर उसके बाद 10 प्राइस को मेजर करेंगे। अगर इस टेबल को देखा जाए तो 10 रुपये कीमत पे तलब 5 रुपये है तो 10 को हम राइट साइड पे और 5 डिमांड को हम ऊपर की तरफ डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। जहाँ ये दोनों लाइन मिलेंगी यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। अब हमने दूसरा पॉइंट बनाना है कि जब कीमत 5 रुपये है तो तलब 10 रुपये है, 5 को हम राइट साइड पे डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे और 10 डिमांड को हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे तो यहाँ एक पॉइंट बना देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से डी डिमांड कर्व बन रहा है। इस डायग्राम से भी ज़ाहिर है कि जो एरिया हमारा डिमांड की तरफ है इसे हम नाम देते हैं डेल्टा क्यू डी, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और इसको हम नाम देते हैं चेंज इन प्राइस। अगर आप गौर करें कि जो एरिया चेंज इन डिमांड है, यानी डिमांड में तब्दीली को शो कर रहा है और कीमत में तब्दीली को शो कर रहा है, ये दोनों बराबर हैं, इक्वल है, तो इसलिए हम इसको नाम देंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी, यानी तलब की लचक इकाई के बराबर। इफ़ विद a fall in price total expenditure increases and with a rise in price total expenditures decreases then elasticity of demand will be greater than unity. अगर कीमत में कमी से सारफ के कुल खर्च में इजाफा हो जाए या कीमत में इजाफे से कुल खर्च में कमी आ जाए तो हम इसको नाम देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी, यानी प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में मनफी यानी माकूस रिश्ता पाया जाता है, तल्लक पाया जाता है। अब इसी डेफिनेशन की वजाहत हम टेबल और डायग्राम की मदद से करेंगे। उसी तरह ही टेबल रखा जाएगा जैसे प्राइस, क्वांटिटी डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर, और इसमें
ये इतना टेबल पहले टेबल यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी में जो टेबल पड़ा था उतना ही होगा। यानी अगर किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये है तो हम 5 यूनिट उसके डिमांड कर रहे हैं, तो 10 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 टोटल एक्सपेंडिचर हमारा आ जाएगा। इसी तरह जब कीमत कम होगी, यहाँ एक बात समझने वाली कि पिछले टेबल में यहाँ लिखा था 10, अगर यहाँ 10 लिखेंगे 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, यानी इक्वल टू यूनिटी वाला ही टेबल बन जाएगा। ग्रेटर देन यूनिटी में करना ये है कि जो पिछले टेबल पे वैल्यू लिखी थी उससे ज़्यादा वैल्यू लिखेंगे। यानी यहाँ पे हम 11 भी लिख सकते हैं, 11 से 55 आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। 12 भी लिख सकते हैं, 13 भी, यानी जो पिछले टेबल में हमने यहाँ वैल्यू रखी थी उससे ज़्यादा वैल्यू रखेंगे। हम यहाँ पे 15 रखते हैं, 15 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 के साथ तो 75 आ जाएगा। अगर आप इससे पीछे जब मैंने बताया था कि कीमत कम होने से टोटल खर्च जो है वो ज़्यादा होगा, कुल खर्च ज़्यादा होगा, कीमत कम होने से कुल खर्च ज़्यादा होना चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, क्योंकि प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में इन्वर्स रिलेशन है कि अगर कीमत कम होगी तो कुल खर्च ज़्यादा होगा इस किस्म में। तो ये टेबल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी को शो करता है कि कीमत कम होने से कुल खर्च में इजाफा हो रहा है। अब इसी को हम इस डायग्राम की मदद से देखते हैं। एक तरफ एक्स एक्सिस और दूसरी तरफ वाई एक्सिस ड्रा करेंगे, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस पे प्राइस, और ये ओरिजिन तो यहाँ पे 0। अब क्योंकि डिमांड यहाँ एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड मेजर करना है, मिनिमम वैल्यू 5 मैक्सिमम 15 है, तो 0 के बाद 5, 5 के बाद 10 और 10 के बाद 15 हम मेजर करेंगे। इसी तरह प्राइस मिनिमम 5 है तो 0 के बाद 5, फिर उसके बाद हम 10 को मेजर करेंगे। अब 10 प्राइस को 5 क्वांटिटी डिमांड से हम मिलाएंगे डॉटेड लाइन के साथ। 10 को राइट साइड पे बढ़ाया और 5 को ऊपर की जानिब, तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट 5 को 15 से मिलाएंगे, 5 को राइट साइड पे हम बढ़ाएंगे और 15 को ऊपर की जानिब, जहाँ ये दोनों डॉटेड लाइन मिल जाएंगी यहाँ पॉइंट बना देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास डी डिमांड कर्व बन जाएगा। क्वांटिटी डिमांडेड की तरफ यानी जो चेंज आ रही है 5 से 15 तक, ये इस एरिया को हमने शेडेड एरिया से शो किया है डेल्टा क्यू डी, और प्राइस की साइड पे जो शेडेड एरिया है इसको हम डेल्टा पी कहते हैं। अब वाज़े देख सकते हैं कि डेल्टा क्यू डी का एरिया ज़्यादा है, यानी डिमांड में जो चेंज है उसका एरिया ज़्यादा है, और जो प्राइस में चेंज है उसका एरिया कम है। यानी डिमांड में ज़्यादा चेंज और प्राइस में कम चेंज है, तो इस वजह से हम इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी कहेंगे। अब इसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी यानी इकाई से कम, तलब की लचक इकाई से कम। इफ विद ए फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर decreases and with rise in price total expenditure increases, then elasticity of demand will be less than unity। अगर कीमत कम होने से कुल खर्च में भी कमी आ जाए और कीमत ज़्यादा होने से टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल खर्च में भी इजाफा हो जाए, यानी सादा लफ्ज़ों में कि अगर कीमत में और कुल खर्च में पॉजिटिव रिलेशन हो, डायरेक्ट रिलेशन हो, तो हम इसको कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी है, यानी दोनों में मुस्बत रिश्ता पाया जाता है प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में। अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी को देखते हैं, यानी तलब की लचक इकाई से कम। इसका टेबल कुछ इस तरह होगा, सबसे पहले प्राइस, क्वांटिटी डिमांड, फिर उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर। 10 प्राइस अगर हो और 5 यूनिट ख़रीदे जाएं उस प्राइस पे, तो 10 ज़रब 5 50 रुपये खर्च होंगे। अगर प्राइस कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन जो सबसे पहला टेबल देखा वहाँ ये 10 था, इस यहाँ पे इस जगह पे सबसे पहले हमने जो टेबल बनाया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी में, वहाँ पे इस 7 की जगह पे 10 था, और यहाँ पे वो फिर 10 को जब मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस से 50 आ जाता है, यानी इक्वल टू यूनिटी का शो करता है। लेकिन
आपने करना ये है कि लेस देन यूनिटी में जो सबसे पहले इक्वल टू यूनिटी में जो वैल्यू यहाँ लिखी थी उससे कम वैल्यू हम रखेंगे, यानी 10 से कम 9 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं जैसे हमने रखी हुई है इस टेबल में, और 6 भी रख सकते हैं। 5 नहीं रख सकते क्योंकि 5 जब कानून तलब के मुताबिक जब कीमत कम होती है तो तलब को बढ़ना होता है, तो यहाँ पे बढ़ता हुआ तलब शो करेंगे। लेकिन जो हमने पहला टेबल बनाया था जिसमें हमने 10 वैल्यू रखी थी उससे कम रखेंगे। तो 5 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 आ जाएगा। इसकी वजाहत हम डायग्राम से करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस पे डिमांड, फिर वाई एक्सिस पे प्राइस, ये ओरिजिन से डिमांड की तरफ, क्योंकि 5 और 7 है 2 डिफरेंस, हम पहले की तरह ही रखेंगे, 0 के बाद 5 के बाद 10 और इन दोनों के दरमियान से थोड़ा सा पीछे 7 पॉइंट होगा। इसी तरह हम मेजर करेंगे प्राइस को 5 और 10, 0 के बाद 5 के बाद 10, तो ये हमारा एक ये वैल्यूज पुट कर दें। अब हम ये करेंगे कि 10 प्राइस को 5 के साथ मिलाएंगे, 10 को हम राइट साइड पे और 5 को ऊपर की साइड पे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे और यहाँ एक पॉइंट बना देंगे। 5 को 7 के साथ मिलाएंगे, 5 को हम राइट साइड पे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से और 7 को ऊपर की जानब डॉटेड लाइन से। तो ये दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास डिमांड कर्व बन गया। डिमांड साइड पे ये जो शेडेड एरिया शो हो रहा है इसे डेल्टा QD यानी चेंज इन डिमांड, और प्राइस वाली साइड पे ये जो शेडेड एरिया इसे डेल्टा P कहते हैं यानी चेंज इन प्राइस। इसमें वाजे हम शेडेड एरिया को देख सकते हैं कि चेंज इन डिमांड लेस देन है चेंज इन प्राइस, तो इस वजह से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी कहेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यहीं तक था। इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे, डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल मेथड। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।